पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस है? यह एक खगोलीय गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्र को देखा है? क्या आपने ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग, मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बाह्यजत और अंतर्जन्य प्रक्रियाओं को लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। कौन देता है आकार भूदृश्य को? बाह्यजत और अंतर्जातीय बल। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृतियों से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, यह सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा पृथ्वी का निर्माण करने वाली भू प्रॉपर्टी से कोण तक के सभी पदार्थों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी पर विषय पर आधारित है। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6.370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है। ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और ये इतनी गहराई में किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधारित है। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रक्षेपणों और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी में उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टान अर्थात वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई पर जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रकृति के गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह है गहरे समुद्र में अप्रवेदन परियोजना, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रबंधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रबंधन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह प्रयोग अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है। अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, जब हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया गया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय के आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ
और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ये उल्काएं वैसे पदार्थ के बने हुए ठोस पिंड है जैसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूकंपीय रेखाओं पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों के ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम प्रभाव होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमैली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपटल के प्रभाव में द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपटल के चुंबकीय प्रभाव के वितरण की जानकारी देती है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हमें कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंपित तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। भूकंपित तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों के संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? प्राय भ्रंशों के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रकृति के सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश हैं। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं उनके आसपास का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। यह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस क्षेत्र माना जाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है यानी हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। जहाँ से क्या होता है, ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, उसे उद्गम केंद्र, फोकस और अवकेंद्र तीनों कहा जाता है। और फिर ये ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती हैं। भूतल पर वह बिंदु जहाँ पर उद्गम समीपित होता है अधिकेंद्र कहलाता है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहुँचेंगे सतह पर उसे अभिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र। और जहाँ से उत्पन्न होगी उसे अवकेंद्र कहा जाएगा। ठीक है, कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, जिसे एपिसेंटर भी कहा जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है यानी 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब भूकंपीय तरंगें सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। हम इसी अध्याय के आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल के 200 किलोमीटर के गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की गहराई के 200 किलोमीटर तक का भाग होता है स्थलमंडल कहलाता है। भूकंप यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेख करता है। भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित वर्ग क्रव दिखाता है। यह वर्ग 3 अलग बनावटों वाले तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगें और धरातलीय तरंगें यानी बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगें उद्गम तरीके से ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय सेलों के मध्य अनन्य प्रक्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती रहती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों की घनत्व में विभिन्नता होने के कारण
परावर्तन, रिफ्लेक्शन व आवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी तरंग व एस तरंग कहा जाता है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकते हैं। एस तरंग धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंग कहते हैं। एस तरंगों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों में ही चलती हैं। एस तरंगों का महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन विशेषता विज्ञान भूगर्भीय संरचना समझने में मदद मिलती है। एस तरंगें से ना भूगर्भीय संरचना समझने में मदद मिलती है। परावर्तन, रिफ्लेक्शन से तरंगें प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा विभिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत से अभिलेखित होती हैं और ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे सेल विस्थापित होते और इमारतें गिर जाती हैं। भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि संचारित होती है तो ये सेलों में कंपन करती हैं। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ की घनत्व में भिन्नता आती है। सेलों में संकुचन व फैलाव प्रक्रिया पैदा होती है और अन्य तीन तरह की संचरण गति के संपूर्ण दिशा में कंपन पैदा होता है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गति बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों पर आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहां पर कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रतिशत यह देखा गया है कि भूकंप अधिकेंद्र में 150 डिग्री के भीतर किसी दूरी पर पी और एस दोनों की तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने की दर्ज होती है। एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री और 150 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र शैडो जोन होता है। 150 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अधिकेंद्र के 150 डिग्री से 145 डिग्री तक के पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, परंतु यह पृथ्वी के 4% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। भूकंप प्रकार। सामान्यतः विवर्तनिक टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारों चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा, विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। खनन क्षेत्रों में भी कभी कभी अत्यधिक खनन के कारण भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसके हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। यह नियत कोलैप्स भूकंप कहलाते हैं। जब खनन वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? कोलैप्स। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े बाघ वाले क्षेत्रों में आते हैं उसे रिवर्स इंक्लूडेड भूकंप कहा जाता है, बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपों के माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तरंगों के आधार पर अथवा
आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता घनता इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा होने से वाले प्रकोप निम्न हैं। पहला, भूमि का हिलना। दूसरा, धरातलीय विसंगति। तीसरा, भूस्खलन पंखस्खलन। चौथा, मृदा द्रवण सॉइल लिक्विफिकेशन। पांचवा, धरातल का एक तरफ झुकना। छठा, हिमस्खलन। सातवां, धरातलीय विस्थापन। आठवां, बांध व तटबंध से टूटने से बाढ़। नौवां, आग लगना। 10वां, इमारतों का टूट जाना, ढांचों का ध्वस्त हो जाना। 11वां, वस्तुओं गिरना। और 11वां, सुनामी। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से 6 का प्रभाव स्थलों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उसी क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र तल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपनी की क्रिया के कुछ सेकंड भी रहती हैं, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से 5 से अधिक है तो इसे भूकंप परिमाणता अधिक विनाशकारी होती है। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं ऐसे तीव्र झटकों को महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अलग अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक बार ही आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना। भूप्रॉपर्टी। द क्रस्ट। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूप्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों में क्या है? महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे की अधिक औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों की बस 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वतों की नीच भूप्रॉपर्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक की है। भूप्रॉपर्टी भारी चट्टानों के बने होती है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूप्रॉपर्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेटल। भूगर्भ में प्रॉपर्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। यह मोहु अशांतता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल एंथोस्फीयर कहा जाता है। एंथोसिनो का शब्द का अर्थ है दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल पर पहुंचता है वह मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूप्रॉपर्टी की चट्टानों में अधिक है, अर्थात 3.4 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर है। भूप्रॉपर्टी व मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसकी मोटाई 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने तक सीमित है। यह ठोस अवस्था में है। क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी तरंगे के वेग ने पृथ्वी के कोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य कोर आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर इनर कोर ठोस अवस्था में है। मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक के घनत्व पर लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकल और लोहे यानी फेरम से बना हुआ है। निफे, इसे निफे के नाम से भी जाना जाता है।
ज्वालामुखी या ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख व तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ ध्रुवता मंडल से निकलकर धरातल में पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है तो मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर धरातल पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। यानी जब ये पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है तो उसे मैग्मा, लेकिन जब भूपटल पे आ जाएगा तो लावा कहा जाएगा। यह पदार्थ जो धरातल में पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े का मलमा, ज्वलखंडसीम, पाइसोक्लास्टिक टिबिट्स का ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस, नाइट्रो ऑक्साइड, यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के पृथ्वी धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। सिल्ड ज्वालामुखी, सिल्ड वैक्टोनस, बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी को सिल्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। सबसे विशाल है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, इसी कारण से इन ज्वालामुखी की ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नली का वेंट के भीतर पानी चला जाता है तो यह ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, अन्यथा कम विस्फोट होना इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारों के रूप में निकलता है और निवास पर एक शंकु कोण बनाता है, जिसे जो सिंडर शंकु बनाता है, जो सिंडर कोण के नाम से विकसित होता है। मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होती है और इन लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलनशील पाइरोक्लास्टिक पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचते हैं। यह पदार्थ निकास नली के आसपास के परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनसे जमाव से मिश्रित लावा के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड, कॉल्ड्रेला, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट ज्वालामुखी है। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें से जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंसगत लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं उसे ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा कहा जाता है। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन ये बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ियां मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रवाह, फ्लैट बेसाल्ट पिरूनिस, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर बने घने लावा प्रवाह से ढके होते हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का प्रथा ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया गया है कि आज की अपेक्षा अरब में एक से अधिक वृहद क्षेत्र इस प्रभाव से ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 17,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महाद्वीपीय बेसिन में फैली हुई है। ये कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्भेदन होता है। अगले अध्याय में से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थिराकृति, अंतर्वेदी स्थिराकृति, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आग्नेयशील बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंच जाता है या धरातल पहुंचने के बाद पहले भूपटल के नीचे
सेल में ही हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण होता है। पहला, ज्वालामुखी सेलों पर जब लावा धरातल पहुंचकर ठंडा हो जाता है, और दूसरा, पताली सेलें, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृति बनती है। ये आकृति अंतर्वेदी आकृति इंक्लूजन इन्फॉर्म कहलाते हैं। बैथोलिथ, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटल में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाते हैं। आच्छादन प्रक्रियाओं के ऊपरी पदार्थ के हट जाने से धरातल पर प्रकट होता है। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक हो जाती है। ये ग्रेनाइट के बने हुए पिंड है जिन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग हैं। लेकोलिथ, गुंबदानुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल समतल या पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्र ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है। अंतर केवल इतना होता है कि यह लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ी है जिनमें अधिकतर पर पतित एक्सप्लोडेड हो चुकी हैं धरातल पर देखी जा सकती है। यह लोकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्कम, ऊपर उठते हुए लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ ये अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि वह तरफरी के आकार में जम जाता है तो ये लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर अभिनति तल में लावा का जमाव पाया जाता है। यह परतनुमा लहरदार चट्टानों की निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यह ही फेकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सिट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सिट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। डाइक, जब लावा का प्रभाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और एक दीवार की भांति बन जाता है तो ये संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र की अंतर्वेदी चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है।